ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाहित है। हमारी पृथ्वी एक विशाल ब्रह्मांड में घूमती हुई चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा भर है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद लगभग 200 अरब तारों में से एक तारे का चक्कर काट रही है। यह पूरी संरचना लगभग 90 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, और इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी किसी गांव के सागर में रखी एक बूंद के समान है। यही हमारा घर है, हमारी पृथ्वी, जो सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक ग्रह है। एक बार रोजमर्रा के काम से थोड़ा वक्त निकालकर आसमान की ओर देखिए। आपको दिखाई देता है आसमान में फैली हुई एक काली विशाल चादर, जिस पर टिमटिमाते हुए तारे जड़े हुए हैं। रात के समय हमें जो तारे दिखाई देते हैं, वे भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक बेहद छोटे से हिस्से के तारे हैं। हम इसी मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, लेकिन रात में हमें इसका केवल एक छोटा सा पैच ही दिखाई देता है। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी! लेकिन सवाल यह है, क्या ब्रह्मांड के सापेक्ष हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व भी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन वर्मा, और आपका स्वागत करता हूं इस एपिसोड में, जिसमें हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफ़र करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा और भी रोमांचक होगी और खतरों से भरी भी। चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड के अंतिम छोर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी हमें एक नीले संगमरमर की तरह दिखाई देने लगती है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी संरचना। यह लगभग 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह 24 घंटे में लगभग 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ऊपर उठते जाते हैं, हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही है। ऐसा लगता है मानो अंतरिक्ष में सैटेलाइट का जाल बिछा हुआ हो। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतनी ऊंचाई से पृथ्वी का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना? अब हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ 12 अंतरिक्ष यात्री पहुंच चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर मौजूद हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। इस समय हम अपने घर पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं। यहाँ से पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती है, जैसे अंतरिक्ष में रखी हुई एक छोटी सी नीली गोली चांद की सतह पर एक युद्ध भूमि की तरह लगती है, जिसने अरबों वर्षों से उल्कापिंड और धूमकेतुओं की मार झेली है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो इस उल्काओं को जलाकर नष्ट कर सके। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी के पास एक मजबूत वायुमंडल है, जो हमें अंतरिक्ष अंतरिक्ष से आने वाले इन खतरों से बचाता है। चलिए अब अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। यह है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इसे पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है, क्योंकि यह भी पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी लगभग पृथ्वी के समान है। लेकिन यह ग्रह किसी नरक से कम नहीं। यहाँ बारिश होती है, पानी की नहीं बल्कि एसिड की। इसके वायुमंडल में दिखाई देने वाले बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं। हमारे सौरमंडल में शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। सूर्य की गर्मी यहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। इसी वजह से शुक्र का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसकी सतह पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। इस ग्रह पर किसी भी तरह का जीवन टिक पाना लगभग असंभव है। अब चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह है सूर्य का सबसे नज़दीक मौजूद ग्रह बुध। इसकी सतह हमारे चांद की तरह दिखाई देती है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। यहाँ दिन और रात के तापमान में ज़मीन आसमान का अंतर है। रात के समय इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि दिन में यह 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। और अब हमारे सामने है सूर्य। यही वह तारा है जिसकी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अगर सूर्य न होता तो न पृथ्वी होती और न ही हम। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित यह तारा इतना विशाल है कि इसके अंदर लाखों पृथ्वी समा सकती है। सूर्य इतना भारी है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे सौरमंडल को एक साथ बांध कर रखती है। सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं इतनी विशाल होती हैं कि इसकी सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक उड़ जाती है। अब चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी पड़ोसी ग्रह मंगल। इसकी सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह को लेकर बेहद उत्सुक हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मंगल शायद हमारी पृथ्वी का अतीत हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अरबों साल पहले मंगल की सतह पर जीवन मौजूद था। अभी यहाँ सागर थे, नदियाँ बहती थी, और इसका अपना एक वायुमंडल हुआ करता था। लेकिन आज मंगल एक ठंडा, सूखा और बंजर ग्रह बन चुका है। आज वैज्ञानिक मंगल पर सूक्ष्म स्तर पर बैक्टीरिया के रूप में जीवन की खोज कर रहे हैं। साथ ही भविष्य में यहाँ इंसानी बस्तियाँ बसाने की संभावना पर भी काम किया जा रहा है।
अगर हम मंगल पर आए हैं तो इसकी सबसे विशाल संरचना को कैसे भूल सकते हैं। यह है ओलंपस मांस, मंगल पर मौजूद एक प्राचीन ज्वालामुखी। यह पहाड़ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। यह हमारे पूरे सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी चोटी है। अगर मंगल की सतह पर हम अपनी पृथ्वी को देखें तो कुछ इस तरह दिखाई देती है, जैसे एक नीला छोटा बिंदु। अब आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट में। यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। यहाँ विशाल विशाल चट्टानें सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद कुछ चट्टानें इतनी बड़ी हैं कि अगर ये आपस में जुड़ जाए तो पूरा ग्रह बन सकता है। यहाँ मौजूद कई एस्ट्रॉइड इतने बड़े हैं कि उन पर एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था, तब यह मलबा भी एक ग्रह बन सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति ने ऐसा नहीं होने दिया, और वह शक्ति थी जुपिटर। बृहस्पति की अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इसे मलबे को एक ग्रह में बदलने से रोक दिया। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि अगर सौरमंडल के सभी ग्रहों को एक साथ जोड़ दिया जाए तब भी वह सौरमंडल के सभी ग्रह बृहस्पति से छोटे ही रहेंगे। बृहस्पति के दर्जनों चंद्रमा हैं, और अब हम देख रहे हैं ग्रेट रेड स्पॉट। यह लाल धब्बा बृहस्पति की सतह पर सदियों से सक्रिय एक विशाल तूफान है। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी आसानी से समा सकती हैं। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, इसलिए इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। अगर कोई इसकी सतह पर उतरने की कोशिश करेगा तो वह सतह पर खड़ा नहीं हो पाएगा, बल्कि इसके भीतर समा जाएगा। जहाँ एक और बृहस्पति बेहद उग्र और विनाशकारी है, वहीं इसके कुछ चंद्रमा जीवन के लिए अनुकूल माने जाते हैं। बृहस्पति के इन्हीं चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा। यूरोपा पूरी तरह बर्फ़ की मोटी चादरों में ढका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जमी हुई बर्फ़ के नीचे एक तरल पानी मौजूद है, और जहाँ तरल पानी होता है वहाँ जीवन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी वजह से हमारे सौरमंडल में जीवन की संभावनाओं वाले सबसे अहम स्थानों में यूरोपा को गिना जाता है। अब हमारा अगला पड़ाव है हमारे सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि, सैटर्न। शनि के छल्ले इसकी सुंदरता के 4 चांद लगा देते हैं। ये छल्ले इस तरह इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। शनि को हमारे सौरमंडल का ताज भी कहा जाता है। अब हम शनि के एक बेहद खास चंद्रमा के पास पहुंचते हैं, टाइटन। टाइटन का अपना एक वायुमंडल है। यहाँ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, यहाँ तक कि ऋतुएं भी बदलती हैं। यहाँ नदियाँ और सागर मौजूद है, लेकिन ये पानी के नहीं बल्कि एक लिक्विड नेचुरल गैस के बने हुए हैं। अगर किसी तरह यह नेचुरल गैस को पृथ्वी तक लाया जा सके तो यह हजारों वर्षों तक हमारे शहर को रोशन कर सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल बाद जब सूर्य फैलकर रेड जाइंट बन जाएगा, तब टाइटन पर पृथ्वी जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी वजह से टाइटन को पृथ्वी का भविष्य भी कहा जाता है। अब हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी भी हमारी आँख से ओझल ओझल होती जाएगी। अब हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह है नेपच्यून, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सौरमंडल समाप्त नहीं हो जाता। जैसे जैसे हम सौरमंडल की गहराइयों में आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं कूपर बेल्ट में। कूपर बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट से लगभग 20 गुना चौड़ी और 200 गुना अधिक फैली हुई है। यहीं पर वह ग्रह भी मौजूद है जिसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था, प्लूटो। प्लूटो कूपर बेल्ट का ही एक सदस्य है। इस बेल्ट में एस्ट्रॉइड बेल्ट से भी कहीं ज़्यादा बड़े बड़े पिंड मौजूद हैं। इनमें से कई पिंड इतने विशाल हैं कि उनकी अपनी गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी है, और उनका अपना चंद्रमा भी है। अब चलिए कूपर बेल्ट को पार करके आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी से लगभग 13 अरब किलोमीटर दूर स्थित सूर्य से दूर जाने वाला ज्ञात पिंड सेडना, यह एक बोना ग्रह है जिसकी खोज वर्ष 2003 में हुई थी। सेडना सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 10,000 साल का समय लगाता है। यह हमारे सौरमंडल की सबसे दूर स्थित ज्ञात वस्तुओं में से एक है। अब समय है अपने सौरमंडल से बाहर निकलने का। अब हम प्रवेश कर चुके हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। देखिए, अंतरिक्ष की गहराई में कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह है वाइजर स्पेसक्राफ्ट। यह इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर तक पहुंचा हुआ स्पेसक्राफ्ट है। यह अब तक पृथ्वी से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है। वाइजर ने अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। यह एक गोली से लगभग 20 गुना तेज़ी से गति अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। अब हम अपने सौरमंडल की सीमाओं से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारे सूर्य भी एक सामान्य तारे की तरह दिखाई देने लगता है। लेकिन इतनी दूरी से भी सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। यहाँ अरबों की संख्या में धूमकेतु, कॉमेट्स मौजूद हैं, जो अभी भी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं। इन्हीं धूमकेतुओं
में इतना अधिक पानी मौजूद है कि अगर ये सभी इकट्ठा हो जाए तो पृथ्वी से भी कहीं अधिक गहरे और विशाल महासागरों को भर सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश पानी धूमकेतुओं के जरिए ही आया है। पैनस्पर्मिया इन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के बीज भी धूमकेतुओं के माध्यम से ही आए हो सकते हैं। अंतरिक्ष पर तैरती इन छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों में सूक्ष्म रूप से बैक्टीरिया के तौर पर जीवन मौजूद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। धूमकेतुओं का एक विशाल बादल हमारे सौरमंडल को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसे कहा जाता है ओर्ट क्लाउड्स। माना जाता है कि ओर्ट क्लाउड हमारे सौरमंडल की गुरुत्वाकर्षण सीमा के अंतिम छोर पर स्थित है। इसके आगे सूर्य का आकर्षण बहुत कमज़ोर पड़ने लगता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा एक पूरी तरह से अनजान और रहस्यमयी अंतरिक्ष में प्रवेश करती है। यहाँ चारों ओर गुप्त अंधेरा है, इतना अंधेरा कि हमारी आंखें भी कुछ नहीं देख सकती। इन्हें देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपनी पृथ्वी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर देखें तो यह अभी भी एक बेहद छोटा सा हिस्सा है। यहाँ से हमारे चारों ओर अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सबसे नज़दीकी तारामंडल की ओर। यह है हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी। यह हमसे इतना दूर है कि हमारे सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 4.3 वर्ष लगते हैं। अल्फा सेंचुरी वास्तव में 3 तारों का एक समूह है। इनमें अल्फा सेंचुरी ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। इसी तारामंडल में स्थित है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसके चारों ओर घूमता है प्रोक्सिमा बी नाम का ग्रह। यह ग्रह अपने तारों के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जहाँ जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ एलियन हो सकते हैं। अब चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम अब पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूर पहुँच चुके हैं। हम एक ऐसे तारों के पास से गुजर रहे हैं जिसने अभी अभी जीवन शुरू किया है। यह एक बेबी स्टार है। इसके चारों ओर ग्रहों का निर्माण होना अभी बाकी है। हो सकता है कुछ अरब साल बाद यहाँ किसी ऐसे ग्रह का जन्म हो जो पृथ्वी की तरह ही जीवन को धारण करने में सक्षम हो, लेकिन इसमें अभी बहुत समय लगेगा। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं। इस समय हम एक ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म लगभग उसी समय हुआ था जब हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ था। इस तारे की एक खास बात है कि इसके चारों ओर एक ऐसा ग्रह परिक्रमा कर रहा है जो आकार और संरचना में हमारी पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर एक उन्नत एलियन सभ्यता मौजूद हो सकती है। हालांकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे मौजूद हैं। इन सभी तारों को यात्रा करना तो दूर, हम उन्हें गिन पाना भी एक पूरे जीवन के लिए संभव नहीं है। इसलिए अब समय है अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ने का। चलिए मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं। यह है हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। यह अरबों तारों का घर है। इसमें हमारा सूर्य भी शामिल है। यह गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर प्रकाश इसके एक छोर से दूसरे छोर की ओर यात्रा करे तो उसे लगभग 1,05,700 साल लग जाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड के में मौजूद विशालकाय गैलेक्सियों के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी से कई बड़ी गुना गैलेक्सियाँ मौजूद हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इंटरगैलेक्टिक स्पेस में। यहाँ दूर दूर तक अरबों गैलेक्सी दिखाई देती हैं, लेकिन सभी गैलेक्सी अकेली नहीं हैं, ये समूहों में मौजूद हैं। यह है हमारी गैलेक्सी का समूह, लोकल ग्रुप। इस लोकल ग्रुप में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ अन्य पड़ोसी गैलेक्सी भी मौजूद हैं। यह लोकल ग्रुप लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें और भी गैलेक्सियों के समूह दिखाई देने लगते हैं। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप मिलकर बनाते हैं एक सुपर क्लस्टर। और अब हमारे सामने है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी वर्गो सुपर क्लस्टर का एक हिस्सा है हमारा लोकल ग्रुप। अब हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं, यहाँ से न जाने ना तो हमारा सूर्य दिखाई देता है और ना ही हमारी पूरी गैलेक्सी। यहाँ से हमारा लोकल ग्रुप भी एक बेहद छोटे से पैच की तरह दिखाई देता है। वर्गो सुपर क्लस्टर इतना विशाल है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इस सुपर क्लस्टर में 100 से अधिक लोकल ग्रुप शामिल हैं और यह लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अब चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अरे यह क्या! जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्गो जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर दिखाई देने लगते हैं। इन सभी सुपर क्लस्टर के समूह को कहा जाता है लैनियोकिया सुपर क्लस्टर, और हमारे वर्गो सुपर क्लस्टर इसी लैनियोकिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इतनी दूरी से देखने पर हमारा पूरा लोकल ग्रुप एक छोटी सी बिंदु की तरह भी नहीं दिखाई देता। लैनियोकिया सुपर क्लस्टर लगभग 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसके भीतर लाखों सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। अब जैसे जैसे हम और दूर जाते हैं वैसे वैसे लैनियोकिया भी छोटा होता जाता है। इतनी दूरी से देखने पर यह भी एक छोटे से पैच जैसा नज़र आता है। दिमाग चकराने लगा है, लेकिन हमारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वह ब्रह्मांड जिसे हम अपनी तकनीक की मदद से देख और समझ पा रहे हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में
हमारा लियानोकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से बिंदु के समान मौजूद है। यहाँ से देखने पर हमारा लोकल ग्रुप, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सौरमंडल और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी सब कुछ नगण्य सा प्रतीत होता है। लेकिन क्या यहीं पर हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है? क्या ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है? असल में नहीं, क्योंकि यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड नहीं। हम ब्रह्मांड के बारे में जितना भी जानते हैं यह केवल यहीं तक सीमित है। संभव है इसके आगे भी ब्रह्मांड फैला हो, शायद अनंत तक। लेकिन समस्या यह है कि उस क्षेत्र में से निकलने वाला प्रकाश आज तक हम तक पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या मौजूद है इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते। वैज्ञानिक यह भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है हमारे ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड भी मौजूद हों। इसे ही मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है, यानी यानी एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड। हालांकि आज तक मल्टीवर्स का अस्तित्व कोई ठोस प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का अंतिम छोर नहीं हो सकता। इसके बाहर भी कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है जिसका हमें आज कोई ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी किसी और विशाल संरचना के एक छोटे से पैच की तरह ही मौजूद हो। सोचिए जरा, जिस पृथ्वी को हम अपना सब कुछ मानते हैं वह हमारे ब्रह्मांड के सामने कितनी छोटी है, और फिर भी यही छोटा सा ग्रह हमारा घर है। यहीं पर जीवन है, यहीं पर हमारी कहानियाँ हैं, यहीं पर हमारा अस्तित्व है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यह यात्रा आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं नवीन वर्मा, फिर से मिलेंगे एक नई रोमांचक यात्रा के साथ।